वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 104 मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, ये विषय है जिसका एग्जाम आने वाला है। आपका परसों परसों एग्जाम है। तो ये लेक्चर मैं वीडियो लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें ये पार्ट 2 है। इसमें ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 डिस्कस किया गया है और मैंने नोट्स बनाए हैं उन सभी लर्नर्स के लिए BHIC 104 का। हालांकि आप 103 यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, बट 104 के जो नोट्स बनाया है वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो यूनिट वाइज नोट्स है। बिकॉज क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें काफी कुछ जो है ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको समझने में, कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए लेक्चर के साथ-साथ मैंने यूनिट वाइज़ तरीके से जो है आप लोगों को श नोट्स प्रोवाइड किए हैं और वो एसेंस है पूरे चैप्टर का। हर नोट में आपको सभी टॉपिक्स जो है उसमें उस नोट में दिखाई देंगे। तो जब भी आप उसके गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से इस विषय से संबंधित अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। और जिन लर्नर्स के पास किसी और इंस्टीट्यूट के गेस्ट पेपर हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि एक बार जो है ये नोट्स जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाती है तो आप एग्ज़ाम में अपने आप से भी लिख पाते हैं। हालाँकि चैप्टर्स जो है अलग-अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उसमें मटेरियल लगभग-लगभग 2-3 चैप्टर में एक ही है, एक ही स्टोरी फ्रेम है, एक ही चीज़ जो है लगभग घुमा-फिरा करके जो है थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिलहाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू का मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में है, जो कि जितने कॉस्ट पे आप गेस्ट पेपर मार्केट से खरीदते हैं, उसके हाफ प्राइस में ही आप मेंटरशिप प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, मेंटरशिप के अंदर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड हेल्प और सॉल्व असाइनमेंट्स, पीडीएफ, गेस्ट पेपर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड मेंटरशिप अवेलेबल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है हम जो ब्लॉक 3 है, खंड 3, ये कंप्लीट करेंगे। तो इस खंड 3 में बेसिकली धर्म, अर्थव्यवस्था और वैकल्पिक राज्य गठन के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें लगभग आप देखिए चैप्टर्स जो हैं, अ, 5 चैप्टर्स हैं, 7, 8, 9, 11 एंड 10 एंड 11। तो ये टोटल यूनिट है। पहला जो इसमें देख रहे हैं आप, यूनिट 7, मध्यकालीन यूरोप में धर्म और संस्कृति, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूनिट 8 है यूरोप में शिल्प उत्पादन का विकास। ठीक है। फिर है एशिया और यूरोप में व्यापार और वाणिज्य का उदय। तो ये आप देखेंगे टोटल यूरोप के बारे में बात की जा रही है। फिर उसमें यूनिट 10 है, अफ्रीका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अफ्रीका में मोरक्को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। अफ्रीका, आपकी बुक में दिया गया है कि अफ्रीका को समझना किसी भी हिस्टोरियन के लिए या जो स्टूडेंट्स होते हैं लर्नर हिस्ट्री के, उनको अफ्रीका के बारे में प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री का समझना जो है काफी मुश्किल काम है। तो वहां पर जो है अफ्रीका में अफ्रीका जो ये टॉपिक है, इसमें जो है मोरक्को को इंक्लूड किया गया है और 3 बड़े टॉपिक इसमें स्किप कर दिए गए हैं। तो बहरहाल जो आपकी बुक में दिया गया है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट 11 जो है लैटिन अमेरिका। तो ये टोटल मैं कहूँगा कि आज के इस सेशन में ये ब्लॉक 3 में हम इस पे डिटेल करेंगे और मैं क्विकली जो है पूरी तरीके से इन चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे। प्रॉपर तरीके से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना लिखना होता है, जितना इम्पोर्टेंट, जितना हम रिकॉल कर सकते हैं, उतना ही जो है मैं आपको बताऊँगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से इस सेम नोट्स जो है मैंने बनवा लिया है। एक्चुअली मैं ये वीडियो लेक्चर बनाने के बाद जो है इसी वीडियो लेक्चर पे जो है, जो मेरे असिस्टेंट हैं वो नोट्स क्रिएट करेंगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जॉइन करके वहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने खंड 2 जो है खत्म किया था। और अब ये जो खंड 3 है, तो इसमें जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म और संस्कृति यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप का इतिहास जो है बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ है। धार्मिक परिवर्तन यहाँ पे काफ़ी जो है हुए हैं। जो सोसाइटी है उसमें जो है बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं धर्म को लेकर के, ठीक है? तो हम यही देखेंगे कि इसमें क्या है, जैसे ईसाई धर्म पूरे यूरोप में सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को किस तरह से प्रभावित करता है। तो बेसिकली जो ईसाई धर्म है और यूरोप का किस तरह से ईसाईकरण हुआ, इस पे जो है हम डिस्कस करेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो देखिए, पहले सभी जहाँ पर हम ये जानते हैं कि शुरुआत में जो मानव सभ्यता थी, उन्होंने जो है प्रकृति की पूजा शुरू की। कहीं न कहीं सभी जगह पे जहाँ पर भी जो है मानव बस्तियाँ रहती थी, वहाँ पे प्रकृति की ही पूजा होती थी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चेंजेस आए, अलग-अलग धर्म आए, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो है यूरोप का ईसाईकरण कैसे हुआ? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईसाई धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और यह ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। हम ये देखते हैं कि शुरुआत में काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा इस समुदाय को, लेकिन चौथी शताब्दी आते-आते सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जो है एक उद्घोषणा की गई। उस उद्घोषणा में इस धर्म को वैध रूप यानी कि कानूनी रूप दे दिया गया। तो यह लगभग 1313 ईस्वी की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ईसाई यूरोप में जो ईसाईकरण हुआ, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले जो रोमन साम्राज्य उसका विभाजन जब हो जाता है, तो उसमें ईसाई धर्म का प्रसार जो है बढ़ने लगता है। रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद ही जो हम देखते हैं कि ईसाई धर्म पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में जो है समानांतर फैलने लगता है। पश्चिमी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख संस्था बन जाती है, जबकि हम देखते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभुत्व है, वह पूर्वी यूरोप में देखने को मिलता है। इसके अलावा मशीनरी गतिविधियां हैं, जिसके तहत जो है संतों को, सेंट को यूरोप के विभिन्न हिस्सों में प्रचार वगैरह के लिए भेजा जाता था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है सेंट पैट्रिक और सेंट बेनिसेफ, सेंट ऑगस्टीन, ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि राजाओं और रानियों ने भी इस ईसाई धर्म को अपनाया, जिसके बाद जो है इस धर्म के प्रति पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और जो समाज है, समाज में लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। फिर हम देखते हैं कि समय आते-आते ये जो ईसाई कम्युनिटी है, ईसाई धर्म है, इसका प्रभुत्व बढ़ने लगता है और यहाँ तक इतना बढ़ जाता है कि जो चर्च है, चर्च की शक्ति और प्रभाव पूरे समाज में देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि धार्मिक मामलों में के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक प्रणाली में भी चर्च का नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ईसाई धर्म है, जब यूरोप में ईसाईकरण हो गया तब कम्युनिटीज़ के बीच जो है कुछ डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसाइयों के गैर ईसाइयों के साथ संबंध कैसे थे। तो शुरुआत में तो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के साथ इस कम्युनिटी ने जो संवाद स्थापित किया और सह-अस्तित्व की कोशिश की, लेकिन जैसे-जैसे धर्म का इस ईसाई धर्म का प्रभुत्व बढ़ता गया, तो अन्य गैर ईसाई धर्मों के साथ जो है संबंध जो थे वो जटिल हो गए और मैं कहूँगा कि कड़वाहट से भर गए। तो तो यहाँ पे कई सारे संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहूदी समुदाय के साथ। तो प्रारंभिक में कई संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों समुदायों में काफ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद देखने को मिलते हैं। कई बार यहूदियों को उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी तरह पगान समुदाय के खिलाफ भी हम देखते हैं कि काफ़ी उन्हें मजबूर किया गया जो है कि ये ईसाई धर्म को अपना लें। मुस्लिम समुदाय जो है 7वीं शताब्दी में इस इस्लाम के उदय के साथ यह समुदाय अपने अस्तित्व में आया। तो हम देखते हैं कि ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जो है काफ़ी जो संबंध थे वह जटिल थे और कई धर्म युद्ध इनके बीच में लड़े गए, जिसे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो ईसाई धर्म है उन्होंने काफ़ी मशीनरीज़ वग़ैरह भेजी विश्व के कोने-कोने में अपने धर्मों को जो है अपने धर्म को स्थापित करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ईसाई धर्म और जैसे कि यूरोप का जब ईसाईकरण हुआ तो ये एक जटिल प्रक्रिया थी। समाज जो है इस प्रक्रिया के अंदर जो है चेंजेस मोड में था और कैसे एक जो धर्म है उसका प्रभुत्व जो है पूरे यूरोप में हो जाता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में शिल्प उत्पादन का विकास। देखिए, यूरोप में शिल्प उत्पादन एक प्राचीन और मध्यकालीन दोनों काल से महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यहाँ पे कई प्रकार के शिल्प उत्पादन होते थे जिसमें वस्त्र उद्योग, खनन, धातु कार्य, काँच के उद्योग, पोत निर्माण और मदिरा उत्पादन, ठीक है? ये सभी कार्य होते थे और हम ये देखते हैं कि जो उत्पादन का जो संगठन है यहाँ पे वो श्रेणियाँ बना कर के की जाती थी। हम देखते हैं कि यूरोप में वस्त्र उद्योग तो ये कच्चे माल और उत्पादन की प्रक्रिया यहाँ पे ये था कि मध्ययुगीन यूरोप में ये महत्वपूर्ण उद्योग था। ऊन, लिनन, रेशम प्रमुख कच्चे माल यहाँ पे जो है उपलब्ध होते थे क्योंकि लोग जो है यहाँ पे भेड़ वगैरह जो है ये पालन करते थे। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि खनन और धातु कर्म ये यहाँ पर यूरोप में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, खनिज संसाधनों की बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध थे। तो इस वजह से धातु कर्म का यहाँ पे विकास हुआ। सोना, चांदी, तांबा और लोहा यहाँ की मुख्य धातुएँ थीं। खनन जो खनिजों का खनन है और प्रसंस्करण जो है बहुत जटिल प्रक्रिया होती थी। लेकिन समय के साथ-साथ इन्होंने इसमें महारत हासिल कर लिया था। और ये इसका उपयोग किस किस लिए करते थे? धातु कर्म से हथियार, औजार, गहने और घरेलू सामान बनाए जाते थे और सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह उद्योग था। इसके अलावा हम देखते हैं काँच उद्योग, तो काँच उद्योग महत्वपूर्ण शिल्प था यूरोप में। काँच बनाने की प्रक्रिया में रेत, सोडा और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था और उच्च तापमान पर इनको पिघला करके काँच बनाया जाता था। इनका उपयोग खिड़कियों, बर्तन, सजावटी वस्तुओं और अन्य प्रकार के जो सजावटी चीज़ें हैं, उसके निर्माण में होता था। काँच के रंगीन टुकड़ों का उपयोग जो है महलों और चर्चों की सजावट में किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं पोत निर्माण, तो सबसे पहले व्यापार के लिए जो है पोत निर्माण किया जाता था। बाद में जो है बड़े-बड़े जहाज़ों के डिज़ाइन और टेक्नोलॉज़ी विकसित कर ली गई और फिर यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो पोत निर्माण है, उसकी वजह से समुद्री व्यापार बढ़ा और बाकी दुनिया के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। तो हम कह सकते हैं कि पोत निर्माण ने आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा मदिरा उत्पादन यूरोप में महत्वपूर्ण उद्योग था। अंगूर और जौ या अन्य फलों से जो है किण्वन करके मदिरा बनाया जाता था। यहाँ के लोग मदिरा पीने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मदिरा उत्पादन का सामाजिक और आर्थिक महत्व भी था। यह लोकप्रिय पेय था और इसके व्यापार में ने अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान की। हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में शिल्प उत्पादन का जो विकास है, वो न केवल अर्थव्यवस्था को उसने बदल दिया, बल्कि वहाँ की सामाजिक संरचना और समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आया। और मैं जैसे ये कहूँगा कि जो मदिरा उत्पादन है, ये ऐसा उद्योग था जिसमें जो मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ थी, वो जो है इसमें लगी हुई थी क्योंकि इसका उत्पादन जो है घरों में भी किया जा सकता था। तो इसलिए ये जो है एक महत्वपूर्ण उद्योग था। तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि इस्लाम का उदय और एशिया और यूरोप में समुद्री व्यापार।
देखिए, हम सभी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, बहुत तेज़ी से फैला। इस्लामी साम्राज्य ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई महत्वपूर्ण भागों को जो है अपने नियंत्रण में ले लिया, यहाँ पे जो है इस्लाम स्थापित हुआ। इस तरह इस साम्राज्य ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक देश दृष्टि से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी इनकी महत्वपूर्ण वि वि भूमिका थी। इनकी स्थिति जो थी, इसकी वजह से भी इनको काफ़ी लाभ पहुँचा मिडल ईस्ट में। तो हमें जानते हैं कि इस्लाम का जो उदय है, अरब प्रायद्वीप में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है खलीफाओं ने इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार किया। जो कि मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। इस्लामिक साम्राज्य में व्यापार और बिज़नेसेस को वाणिज्य को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। हम देखते हैं कि जो ये काल था मध्ययुगीन काल, इसमें इस्लामी साम्राज्य ने समुद्री मार्गों को अपने नियंत्रण में ले रखा था। लाल सागर या भारतीय महासागर, भूमध्य सागर ये सभी जो है इनके नियंत्रण में थे और यहाँ पर जो क्षेत्रों में सामान का आदान-प्रदान ये स्वयं करते थे। तो ये एक मिडल की भूमिका निभाते थे, अगर किसी को सामान लाना ले जाना है तो इन्हीं से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था क्योंकि समुद्र पे इनका जो है अच्छा खासा नियंत्रण था इस यो व्यापारी मार्ग पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ व्यापारिक समुदाय थे। इन व्यापारी समुदायों में अर्मीनियाई, यहूदी, करीमी व्यापारी थे और इसके अलावा भी और भी व्यापारिक समूह थे, लेकिन ये मेन थे अर्मीनियाई, यहूदी और करीमी। ठीक है? तो जैसे कि अर्मीनियाई जो थे, वो मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करते थे। रेशम, मसाले और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का ये व्यापार करते थे। इसी तरह यहूदी जो थे, वह यूरोप के व्यापार में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इसको हम देखते हैं और इनका जो व्यापारिक नेटवर्क था, वह दूर-दूर तक फैला हुआ था। इसी प्रकार करीमी व्यापारी जो थे, अरब और उत्तरी अफ्रीका के ये व्यापारी थे और ये विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों और धातुओं का व्यापार करते थे। तो हम देखते हैं कि लगभग-लगभग यहाँ पे कई केंद्र गतिविधियाँ के रूप में विकसित हुए थे, जिसे हम कह सकते हैं कि बाज़ार और मेले यहाँ पे जो है लगाए जाते थे। तो बाज़ार और मेले में क्या अंतर है? देखिए स्थानीय बाज़ार जो होता है बेसिकली वहाँ पे कई व्यापारी इकट्ठे होते हैं और फिर एकत्र होकर के खरीद करते हैं और विभिन्न वस्त्रों का जो है या सामानों का लेन-देन करते हैं। जबकि जो मेले होते हैं वह बड़े व्यापारिक आयोजन होते हैं, जहाँ से दूर-दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आते हैं और ये मेले व्यापार में महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, ठीक है? तो बाज़ार में सामान खरीदा जाता है ज़्यादातर और जबकि मेले में सामान बेचा जाता है और कह सकते हैं जो व्यापारी होते हैं, वो बाज़ारों में आते हैं तो सामान खरीदने थोक में लेकर के जाते हैं और जो मेले में होते हैं, मेला बड़ा आयोजन होता है तो उसमें जो व्यापारी होते हैं, वो अपना सामान जो है बेचते हैं, ठीक है? खरीदने अब दोनों में फ़र्क है, बाज़ार में जो अ, बल्क में सामान खरीदा जाता है तो व्यापारी खरीदते हैं और मेले में जो सामान खरीदा जाता है, तो वो नॉर्मल जो सिटीज़न्स होते हैं, वे सामान खरीदते हैं लोकल लोग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समय था, यहाँ पे जो व्यापार था, इसमें सिक्के और विनिमय जो होते थे, विनिमय सिक्कों पर आधारित था। इसके अलावा मूल्यवान वस्त्रों का भी उपयोग होता था। तो ये लेन-देन में इसका इस्तेमाल करते थे सिक्के का और मूल्यवान वस्त्रों का, रेशम वगैरह हो गया, अच्छे क्वालिटी के कपड़े हो गए। तो बैंकिंग और लेखांकन प्रणाली यहाँ पे विकसित हो रही थी इस समय में ताकि व्यापारी जो लेन-देन है वह सुगमता से हो सके और इसके अलावा जो बैंकिंग प्रणाली का ये उपयोग करते थे, तो खातों को सटीकता से रखने के लिए लेखांकन प्रणाली का ये भी पालन करते थे। हम देखते हैं कि इस्लाम के उदय और व्यापारिक गतिविधियों का विकास जो है लगभग मध्यकाल में एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि अफ्रीका के अंदर भी मजबूत संबंधों को स्थापित करता है। इसके अलावा इस्लामिक साम्राज्य ने न केवल धार्मिक और संस्कृति के दृष्टिकोण से दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि
हम ये देख सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो नेक्स्ट यूनिट है, वह अफ्रीका पर है। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य। ये टोटल इसमें हम जो है, जो मध्यकालीन साम्राज्य है यहाँ पे अफ्रीका में, उसके बारे में बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो है इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। यह महाद्वीप अनेक साम्राज्यों, संस्कृतियों और धर्मों का संगम रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में अमेरिका अफ्रीका जो है विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस समय में। तो हम यहाँ पे बेसिकली मोरक्को, इथियोपिया और जिम्बाब्वे के प्रमुख साम्राज्यों के बारे में जो है इसमें चर्चा करेंगे, जो पहलू यहाँ पे दे रखे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो मोरक्को का जो साम्राज्य है, अल मोराविद साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले कि जो मोरक्को है, यह आपको दिखाई दे रहा है इस अफ्रीका के ये इस इलाके में, जो शेडेड रीजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले 11वीं शताब्दी में अल्मोराविद साम्राज्य का यहाँ पे स्थापित हुआ, और इसके बारे में डिटेल से मैंने गेस्ट पेपर में इंक्लूड किया है। तो ये साम्राज्य जो है उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के हिस्से में फैला हुआ था। यहाँ पे ये जो शासक थे अल्मोराविद, वो इस्लामी कानून और प्रशासन को ही मजबूत ये इन्होंने किया था। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अल्मोहद साम्राज्य आता है, जो कि 12वीं शताब्दी में था। अल्मोरिद साम्राज्य 11वीं शताब्दी में, अल्मोराविद और अल्मोहद साम्राज्य जो है 12वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इन्होंने जो है अल्मोराविद साम्राज्य को पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और हम ये देख सकते हैं कि अल्मोहद शासकों ने इस्लाम के कट्टरपंथी स्वरूप को अपनाया था और धार्मिक सुधारों को इन्होंने जो है लागू किया था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और व्यापार जो यहाँ पर इस एरिया में था, वह कृषि पर निर्भर था। इनके बाद का समय काल आता है मरिनिद साम्राज्य का, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में उभरा और 15वीं शताब्दी तक ये उत्तरी अफ्रीका में प्रमुख शक्ति के रूप में ये बने रहे। और इन शासकों ने जो है सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया। मदरसों और मस्जिदों का इन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माण किया। उनकी अर्थव्यवस्था व्यापार, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। तो बेसिकली ये नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ पे आएंगे, लैटिन अमेरिका, एग्जैक्ट और इंका सभ्यताएं। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कि मोरक्को अर्थव्यवस्था के बारे में हमने देखा। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में इथोपिया के बारे में बोला गया है। जो इथोपिया है, यह लगभग जो है मध्यकालीन इतिहास इस इथोपिया का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये इथोपिया में अक्सूम साम्राज्य का पतन और उसके बाद सोलोमनिक राजवंश का उदय हुआ। यह राजवंश 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चला। तो इथोपिया की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि और व्यापार पर आधारित थी। उन्होंने लाल सागर और नील नदी के बीच जो है नील नदी का इस्तेमाल करके इनके माध्यम से जो है व्यापार किया, और समाज के में जो ईसाई धर्म यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमुखता से था। इथोपिया में जो है चर्च, जिसमें कि ऑर्थोडॉक्स चर्च भी शामिल था, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जिम्बाब्वे का जो इतिहास है, इसे हम ग्रेट जिम्बाब्वे के नाम से भी जानते हैं, कि साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेट जिम्बाब्वे 11वीं से 15वीं शताब्दी तक एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। याद रखिए, 11वीं से 15वीं शताब्दी तक। और इसकी अर्थव्यवस्था जो डिपेंड थी, वो बेसिकली सोने और पशुपालन पर आधारित थी। तो यहाँ पे बड़े-बड़े सोने के खादान थे। ग्रेट जिम्बाब्वे के खंडहर आज भी इसकी समृद्धि और वास्तुकला की गवाही देते हैं। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि समाज में स्थानीय धर्मों का पालन किया जाता था, और इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी थी, ये धर्म जो है यहाँ पर था, लेकिन इसके बावजूद जो है
कुछ जो स्थानीय धर्म है उनका भी पालन किया जाता था। क्षेत्र जो है विभिन्न जनजातियों में विभाजित था, यहाँ पे विभिन्न जनजातियों का निवास था। तो बेसिकली जो मध्यकालीन अफ्रीका ये जो टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण साम्राज्य थे, जिसमें कि मोरक्को, इथियोपिया और ज़िम्बाब्वे के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यह महाद्वीप कितनी विविधता और समृद्धि से भरा हुआ था। तो काफ़ी डिटेल में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए हैं, पूरा-पूरा जो है द ग्रेट ज़िम्बाब्वे के बारे में पूछेगा, मोरक्को के बारे में पूछेगा, एक जो है सम अप तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है लैटिन अमेरिका, इसमें एज़्टेक और इंका सभ्यताएँ, इन 2 ही टॉपिक को डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये लैटिन अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएँ हैं और विश्व की सबसे उन्नत और जो समृद्ध संस्कृतियाँ हैं, उसमें से ये एक है एज़्टेक सभ्यता और इंका सभ्यता, ठीक है? माया सभ्यता भी कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में माया सभ्यता का ज़िक्र नहीं है। तो एज़्टेक सभ्यता और इंका जो सभ्यता है, राज्य है, इसी के बारे में जो है इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, ये लैटिन अमेरिका है और लैटिन अमेरिका में थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए, जो एज़्टेक और इंका राज्य है, ये देखिए जो ये रेड हिस्सा है, एरिया है, ये एज़टेक है और ये इंका सभ्यता आप देख रहे हैं, ये लैटिन अमेरिका में ये जो शेडेड रीजन है, तो इसकी तरफ ये है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा जो एज़टेक के साइड में ही नीचे की तरफ जो है, आपको माया सभ्यता मिलेगी, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो लैटिन अमेरिका की ये प्राचीन सभ्यताएँ हैं। बेसिकली जो एज़टेक सभ्यता है, इसका जो साम्राज्य था, राजनीतिक साम्राज्य, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीकृत ढाँचा था, राजनीतिक ढाँचा और यह साम्राज्य जो है जो सभ्यता जो थी सैन्यवादी साम्राज्य देखने को मिलता है। साम्राज्य का नेतृत्व जो है एक शासक करता था, जिसे हुइलोतोयानी कहा जाता था। मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया है। यह शासक सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक और सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। और हमें देखते हैं कि जो ये साम्राज्य था विभिन्न शहर और राज्यों में बटा हुआ था और इसकी जो राजधानी थी वो टेनोचट्टिलानन के अधीन थे। समाज जो यहाँ का जो है अत्यंत वर्गीकृत था, मुख्य रूप से 3 वर्गों में बँटा हुआ था, शासक वर्ग, पुजारी वर्ग और आम लोग। इसके अलावा जो शासक वर्ग हम बात करते हैं तो इसमें सेनापतियों और उच्च अधिकारियों का समावेश था। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और मुख्य फसलें यहाँ पे बीन्स, मक्का और स्क्वाश थी। यहाँ पे जो धार्मिक विश्वास है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कई देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी, तो प्रमुख देवता यहाँ पे सूर्य देवता थे, जिसको हुज्जिलोपोchtli बोला जाता था और तेजकटिलोपोक्का जो है प्रमुख देवता थे। तो एज़टेक जो थे वो मानव बलि को एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान मानते थे। इसके अलावा इनका जो राज्य है और तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं साम्राज्य जो है। हम देखते हैं कि इनका साम्राज्य जो है अत्यंत संगठित और श्रेणीबद्ध था। सपा इंका यह एक शीर्ष पद होता था, जिसे हम जानते हैं कि वह सम्राट या सर्वोच्च नेता था। उसके अधीन नोबल्स, अधिकारी और आम लोग होते थे। यह साम्राज्य जो है कृषि पर आधारित था। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मक्का, आलू जैसे फसलों पर आधारित था। इनका सब साम्राज्य की जो जल प्रबंध प्रणाली है वह अत्यंत उन्नत थी और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सिंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो है ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट खंड है वह खंड 4 है और इसमें मध्य इस्लामिक भूमि में समाज। तो बेसिकली हम जो है देखेंगे यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स हैं, यूनिट 12, 13, 14, 15, 16 ये टोटल यूनिट्स यहाँ पर है। 5 यूनिट्स हैं और मैं इसे सम अप कर दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यूनिट वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा और मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो यूनिट 12 है इस्लाम से पहले की अरब दुनिया और इसकी संस्कृति काफ़ी डिटेल में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पे मैं आपको जो है, इसमें पूरा टॉपिक जो है मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। ये पूरा जो यूनिट 12 और 13 है और 14 है, ठीक है? इसके अलावा यूनिट 15 और 16 ये जो है इस्लामिक समाज संप्रदायों का उदय और उसका प्रसार और फिर अरबों की व्यापारिक दुनिया इसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस्लाम पूर्व का अरब संसार और वहाँ की संस्कृति। तो देखिए अरेबिया एक विशाल प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप में हम देख सकते हैं कि कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन और सऊदी अरब जैसे आधुनिक राष्ट्र शामिल हैं। तो इस्लाम पूर्व का अरब संसार एक विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था पहले ही। इसकी जो समृद्धि थी संस्कृति के रूप में वह काफ़ी देखने को मिलती है हमें कि ये काफ़ी समृद्ध संस्कृति वाला जो है ये प्रायद्वीप था। यह क्षेत्र भाषा, धर्म और सामाजिक संरचना के मामले में भी काफ़ी उन्नत था, महत्वपूर्ण स्थान अपना पूरी दुनिया में रखता था। अरब प्रायद्वीप का यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जब इस्लाम का उदय हुआ, तो यहाँ पे विभिन्न जनजातियाँ और उनके अलग-अलग विश्वास जो धार्मिक विश्वास थे, उनका यह केंद्र था सऊदी अरेबिया। यहाँ पे घुमंतू चरवाहे रहा करते थे, खुद को वो अरब कहते थे। इस्लाम से पहले अरेबिया में कोई भी व्यवस्थित सामाजिक ढाँचा नहीं था, खानाबदोश हुआ करते थे। इस्लाम के उदय के पहले कोई राज्य संरचना नहीं थी और कबीलों में ये बँटे हुए थे। और उसके किस आधार पे कबीलों में बँटे हुए थे, कुलों और गोत्रों के आधार पर वे संगठित होते थे, ठीक है? इसके अलावा आने-जाने के लिए जो इनका साधन था वह ऊँट पर निर्भर थे। भोजन में जो खजूर इनका जो है मुख्य हो राजनीतिक संरचना यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस्लाम पूर्व अरब था, यहाँ पर जनजातीय व्यवस्था थी और जनजातियों में ये विभाजित प्रदेश था। प्रत्येक जनजाति का अपना नेता होता था जिसे शेख कहते हैं। और ये अक्सर आपस में जो है संघर्ष करते रहते थे, लड़ते रहते थे। उनके बीच ऐसा नहीं कि सामंजस्य और सहयोग देखने को नहीं मिलता, ये भी देखने को मिलता है। मक्का और मदीना जैसे महत्वपूर्ण शहर में कुरैशी जनजाति का प्रभुत्व था। इन जनजाति ने व्यापार और धार्मिक गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका ये निभाया करते थे। हम देखते हैं कि उत्तर अरब में खैबर और मदीना 2 बड़ी यहूदी बस्तियाँ थीं। मदीना में यहूदी ज़मीनें जो थी किलो-नुमा गड्ढे और हथियारों से संपन्न ये बस्तियाँ होती थी यहूदियों की। 5वीं शताब्दी में उत्तरी अरब में जो ये था ईसाई धर्म जो हम देखते हैं कि स्थापित हो चुका था। जबकि दक्षिणी अरब में जो हम देखते हैं कि 4th और 5वीं शताब्दी में यहूदी धर्म स्थापित हुआ था। इसके अलावा हम 6ठी शताब्दी तक हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा। ईसाई चर्च सासानी प्रभाव वाले पूर्वी अरब क्षेत्र में सक्रिय हो चुके थे। मदीना में जो यहूदी रहते थे, वो बड़ी आबादी यहाँ पे रहती थी और ईसाई धर्म और उससे कुछ कम यहूदी धर्म का जो प्रवेश है यहाँ पे घुमंतू कबीलों में हो चुका था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये इस्लाम से पहले का जो अरब संसार था, इसका जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है व्यापार और कृषि पर आधारित था। मक्का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पे काफ़ी दूर-दूर से जो है व्यापारी आते थे। तो भारत, चीन से भी जो है व्यापारी यहाँ पे जाया करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोम से इनका जो है व्यापार होता था। मक्का का काबा मंदिर एक धार्मिक केंद्र था और यहाँ पे तीर्थ यात्रा भी जो है व्यापार और तीर्थ यात्रा दोनों यहाँ पे हुआ करते थे। धार्मिक विश्वास में हम कह सकते हैं कि इस्लाम से पहले जो अरब था वह मूर्ति पूजक थे, बहुत सारे देवताओं की ये पूजा करते थे, मानते थे। इसके साथ-साथ ये एक सर्वोच्च ईश्वर या अल्लाह में भी सर्वोच्च ईश्वर अल्लाह में भी विश्वास इनका था और ये मानते थे कि अल्लाह का जो निवास है वह काबा में है। अल्लाह को वो सर्वोपरि ईश्वर मानते थे और ऐसा ईश्वर जो सब सब कबीलों का जो है वह जो है सर्वमनी है
और सभी जो कबीले के अपने-अपने देवता होते थे। मक्का की तरह मदीना में भी मूर्तियाँ जो है विभिन्न कबीलाई संगठनों में अलग-अलग स्तरों से जुड़ी हुई थी, लोग मूर्ति पूजक थे। इसके अलावा यहाँ पे अपने-अपने कुटुंब के देवता भी प्रचलित थे, इनकी पूजा करते थे। मदीना में जादू-टोना और अंधविश्वासों का प्रचलन था। लोग बुरी नज़र से डरते थे और ताबीज़ वगैरह पहनते थे। हम देखते हैं कि जो इस्लाम पूर्व जो अरब है, यहाँ पे कोई लिखित कानून नहीं था, कोई राज्य की संरचना नहीं थी, कोई कानूनी संहिता यहाँ पे नहीं था और राजनीति का जो स्वरूप था, वह निरंकुश भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो है राजा जो है यहाँ पे निरंकुश है, ठीक है? राजा नहीं बल्कि जो राजनीति जहाँ पे कबीले वगैरह जो राजनीति करते थे, तो वो निरंकुश शासन नहीं चलाते थे। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और घनिष्ठ वंशीय निष्ठा जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती थी। उसी के आधार पर जो है कबीलाई जो नेता है, वह चुना जाता था। सभी कुल बराबर नहीं थे हम देखते हैं। उनमें से कुछ जो है हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लूट-मार और व्यापार और आवासीय बस्तियों या जो घमंतु लोग हैं, काफ़ी इनके ऊपर हमला करके जो संपदा थी, वह लूट करके कुछ अमीर बन गए थे। और समाज में जो समाज है अमीर और गरीबों में बँटा हुआ था और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरीके के जो धातुकर्मी हैं और व्यापार से जो प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि लोहार हो गए, इस तरह के जो धातुकर्मी करने वाले कबीलों के लोग हैं, इनको जो है निम्नतर समझे जाते थे। ठीक है? मतलब कि जो लोहार-सोहार टाइप के जो काम करने वाले जो अ, व्यक्ति थे, तो इनको जो है लोअर समझा जाता था, निम्नतर समझा जाता था। देखिए, ये थोड़ा बहुत सभी समाजों में देखने को मिलता है, जो है हम इसीलिए कहते हैं कि हम जो है एक सिविलाइज़ेशन तो बहुत रही है, लेकिन जो असल में जो सिविलाइज़ेशन जो है, इसे हम कहते हैं कि जब इंसान जो है, मानव जो है, वह सिविलाइज़्ड होता चला जा रहा है। तो आज हम जितना सिविलाइज़्ड हैं, पहले उतने नहीं हुआ करते थे, ठीक है? और आज भी देखते हैं तो अलग-अलग तरीके से जो है इक्वालिटी के बारे में जो कानूनी लड़ाई चलती ही रहती है और फिर अलग-अलग तबकों को जो है इक्वालिटी मिलता रहता है। चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हों, उनकी भी जो है हक की बातें की जाती है। तो ये सिविलाइज़ेशन मैं कहूँगा कि जो मानव सभ्यता है अपने जो है अटमोस्ट सिविलाइज़्ड एरा में है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्लाम का उदय और विस्तार, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें से प्रश्न जो है बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं। एक ही टाइप का प्रश्न पूछेगा कि इस्लाम के उदय के बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सम अप करूँगा कि इस्लाम का जो उदय है वो काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में हुआ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में अ, इस्लाम जो है पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये विकसित हुआ और शीघ्र ही एक विश्वव्यापी धर्म में ये बदल गया, ठीक है? और इसमें हम ये देखें कि जो इस्लाम का उदय है, वह जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उनका जीवन काल और जो उनका संदेश है कि उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पैगंबर मोहम्मद जो हैं, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 610 ईस्वी में एकेश्वरवादी धर्म का इन्होंने संदेश देना शुरू किया। इनको खुद भी जो है ये संदेश प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने अल्लाह के एकमात्र ईश्वर होने और सामाजिक न्याय, समानता और दया के सिद्धांतों पर आधारित एक धर्म का प्रचार किया, जिसे इस्लाम कहते हैं। तो मक्का में इन्होंने प्रारंभिक अ, रूप से प्रचार किया। तो मक्का के जो कुरैशी जनजाति थे जनजाति के जो नेता थे, इस धर्म के प्रति पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। और उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद हैं और उनके अनुयायियों को मक्का से बहिष्कृत बाहर कर दिया गया और फिर उन्होंने 622 ईस्वी में मदीना जिसे हिजरा कहते हैं कि और पलायन किया। ठीक है?
और इसके बाद हम देखते हैं कि मदीना में एक समुदाय गठन हुआ। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की और उसके बाद वहाँ पे एक संविधान का भी निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न जनजातियों और धार्मिक समुदायों को एकजुट किया गया। मक्का के साथ संघर्ष हुआ, फिर विजय प्राप्त की उन्होंने 630 ईस्वी में और इस तरह से इस्लाम को एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो इस प्रकार से इन्होंने मक्का फतह किया। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के पश्चात किस प्रकार से विस्तार हुआ। तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जो अबू बकर थे पहले खलीफा बने। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नेतृत्व में इस्लामिक साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। अरब प्रायद्वीप के बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ और फारस, बेंजेटाइन साम्राज्य, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका जो है इसमें इस्लाम का जो है प्रभाव काफी तेजी से फैला। इसके बाद आता है 661 से 750 ईस्वी तक उम्मैद साम्राज्य। तो दमिश्क की राजधानी बनाकर इस्लामिक साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। स्पेन, मध्य एशिया और सिंध तक जो है इनका जो प्रभाव है वह फैल गया। उन्मत्त खलीफाओं ने प्रशासनिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। उसके बाद समय काल आता है अब्बासिद साम्राज्य का। तो ये बगदाद को राजधानी बनाकर इन्होंने इस्लामिक संस्कृति और विज्ञान का स्वर्ण युग प्रारंभ इन्होंने किया था, इनकी वजह से हुआ। इस्लामिक साम्राज्य ने व्यापार, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो अब्बासिद खलीफाओं ने विज्ञान, चिकित्सा, गणित और कला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। इस्लाम का प्रसार और प्रभाव देखिए, सैन्य विजय तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस्लाम जो है विजय हुआ था। सैन्य विजय के अभियानों पर जो है इस्लाम का जो है काफी तेजी से प्रभाव पड़ा पूरे विश्व में और प्रसार हुआ। लेकिन इसके साथ-साथ सूफी संतों और व्यापारियों ने भी इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखते हैं कि इस्लाम के उदय और विस्तार पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी और इसने पूरे विश्व को एक तरह से दिशा दी है। पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में जो इस्लामिक समुदाय शुरुआती जो इस्लामिक समुदाय थे, इसे लेकर एक विशाल इस्लामिक साम्राज्य तक का इस्लाम ने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है टॉपिक, वह है इस्लाम के उदय के बाद अरब व्यापार और वाणिज्य विस्तार। ठीक है। तो इस्लाम के उदय के बाद वाणिज्य में, बिज़नेसेस में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। जो इस्लाम के जो अनुयायी थे, इन्होंने इस्लामिक साम्राज्य को कई क्षेत्रों तक फैलाया और कब्जा किया। उसके बाद कई व्यापारिक और वाणिज्य नए जो मार्ग थे, वो इनके हाथ में आ गए और नए मार्ग खुले। तो इस वजह से जो अरब हैं, उसका जो है दबदबा पूरे विश्व में देखने को मिला इस समय, इस मध्ययुगीन जो समय काल था और वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। हम देखते हैं कि शुरुआत में इस्लाम के उदय से पहले अरब व्यापारी लंबे समय से रेड सी और हिंद महासागर के मार्गों पर व्यापार करते थे। इस्लाम के उदय के बाद इस्लामिक साम्राज्य ने व्यापारी मार्गों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर दी, क्योंकि अब कई इलाके जो है, राज्य जो है उस समुद्री जो मार्ग था उसके आसपास तो इस्लाम स्थापित हो चुका था। तो ये मार्ग जो है सुरक्षित हो चुका था इनके लिए। तो इनके ही हवा जो पोत थे, जो जहाज थे, उनको जो है से सुरक्षा सुरक्षा प्रदान रहती थी और बाकी जो अन्य व्यापारी अन्य समुदाय से आते थे तो उस पे अटैक वगैरह हो जाते थे।
इसके अलावा हम देखते हैं कि खिलाफत काल में व्यापार इसका जो है विस्तार होता है। रशीदुल उम्मैद और अब्बासिद खलीफाओं ने इस्लामी साम्राज्य को व्यापारिक मार्गों को और अधिक विस्तार दिया। व्यापार की मार्गों के माध्यम से इस्लामिक साम्राज्य ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो है संपर्क इंटरैक्शन स्थापित किया और समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से भी व्यापारिक गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हम देखने को यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस्लामिक समाज जो है व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण इसमें स्थान था इस्लामिक समाज में। व्यापारिक संघ हुआ करते थे, कारवां संगठन व्यापारिक गतिविधियों को संगठित और सुरक्षित रखते थे। इसके अलावा सूफी संतों और विद्वानों ने भी व्यापारिक नेटवर्क में काफ़ी योगदान दिया। हम देखते हैं कि भारत के साथ जो अरब का व्यापार है शुरुआत में इस्लाम के उदय से पहले ही अरब व्यापारी भारतीय तटों पर व्यापार कर रहे थे, ठीक है? और बेसिकली वो भारत से मसाले, कपास और जो महत्वपूर्ण रत्न है, बेशकीमती और अन्य मूल्यवान वस्त्र जो है, ये मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। और इस्लाम के विस्तार के बाद जो है अरब व्यापारियों ने भारतीय व्यापारी नेटवर्क के साथ जो है घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया। शुरुआत में पश्चिमी तट यानी गुजरात, केरल और पूर्वी तट यानी कि बंगाल पर भी जो है व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ और भारतीय व्यापारियों और अरब व्यापारियों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान हमें देखने को काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके साथ हम देखते हैं कि चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी जो है एशियाई देशों में के साथ जो है अरब व्यापार किस प्रकार का था। तो देखिए इस्लाम के उदय के बाद अरब व्यापारियों ने चीन और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार संबंध स्थापित किए। चीन के साथ रेशम, चीनी मिट्टी और अन्य मूल्यवान वस्त्रों का व्यापार होता था। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है मसाले, लकड़ी और मूल्यवान वस्त्रों का जो है व्यापार होता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यापारिक केंद्र में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद, बसरा और हर्मुज जैसे व्यापारिक केंद्र ये महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करते थे। मलक्का, सुमात्रा, जावा जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापारिक केंद्र थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो व्यापार का जो लेन-देन था, वह वस्तुओं के बीच में एक-दूसरे देशों से हुआ करता था। तो सभी जो मार्ग पर जो था हम देखते हैं कि प्रभुत्व अरबों का था, इस्लाम का था। तो यहाँ पे ये मिडलमैन की भी भूमिका निभाते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा जो ये टॉपिक है खंड 3 और खंड 4 ये पूरा कंप्लीट होता है। कोशिश की है मैंने कि पूरा मैं सम अप कर दूँ। थोड़ी बहुत त्रुटि इस लेक्चर में है मैं जानता हूँ। पर ये मेरा प्रयास है कि बहुत ही बड़ा ये लेक्चर था, बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स थे और इतने कम समय में उनको सम अप करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू, एक टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए है। जिन लर्नर्स के पास गेस्ट पेपर है, वो टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करके अपने गेस्ट पेपर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है? तो कुछ डिस्कस कर दूं मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। देखिए अल्मोराविद्स के बारे में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसे मैंने जो गेस्ट पेपर है उसमें भी इंक्लूड किया है और ये हमने डिस्कस किया था अभी। धर्म युद्ध क्या होते हैं? तो इसे पवित्र युद्ध की श्रृंखला में इसे जोड़ा जाता है और ये जो धर्म युद्ध छेड़े थे जो ईसाइयों ने बेसिकली जो युद्ध ईसाई धर्म को फैलाने के लिए करते थे, तो इसे ये धर्म युद्ध की उपाधि या नाम देते थे। बेसिकली 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये समय काल था, जहाँ पे कई प्रकार के जो है इस तरह के अभियान किए गए थे। तो ये आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कपड़ा और जहाज निर्माण के विशेष संदर्भ में मध्ययुगीन यूरोप में शिल्प उत्पादन पर चर्चा करें। तो इस पे हमने जो है डिस्कस किया है और ये गेस्ट पेपर में भी इंक्लूड किया गया है।
इस्लाम, पूर्व, अरब और धर्म। ठीक है, तो इस पे डिटेल से हमने अभी डिस्कस किया था कि किस प्रकार का इस्लाम से पहले अरब हुआ करता था और यहाँ पे जो धर्म संस्कृति थी वह किस प्रकार का था, समाज किस प्रकार का था। इसके अलावा इंका वास्तुकला के बारे में हमने जो है डिस्कस किया, इंका के बारे में डिस्कस किया है। तो ये वास्तुकला जो है, इंका वास्तुकला, ये गेस्ट पेपर में इसे इंक्लूड किया गया है, तो इसे जो है देखिएगा। इसके अलावा मोरक्को के मध्ययुगीन साम्राज्यों के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण है, अल्मोराविद साम्राज्य, अल्मोहद साम्राज्य और मेरेनिद साम्राज्य। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब आपसे छूटने नहीं चाहिए एग्जाम से पहले, इसे जरूर कीजिएगा। और जो मैंने इससे पहले का जो पार्ट वन वीडियो लेक्चर डाला था जिसमें खंड एक और खंड दो डिस्कस किया गया था, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप जो है जरूर देखिएगा, करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे अपने शब्दों में लिख पाए अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।